ओके, सो लाइंस एंड एंगल्स में कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो समझ में आ गया था सबको? यस। यस सर। मैंने इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। चलो लास्ट एक्सियम मैं फिर से सर एक बार बोर्ड बता नहीं दे दिख रहा रहा हूं। है ठीक एक्सियम से। 1 2 सर बोर्ड नहीं दिख रहा है? बोर्ड नहीं दिख रहा। नो सर। ओके, ठीक है अभी बोर्ड? यस सर। यस सर। ओके, सो एक्सियम कल हम लोगों ने 2 एक्सियम पढ़ा था। पहला एक्सियम था इफ अ रे stands on a line, then sum of adjacent angle so formed is 180 डिग्री। इसका कन्वर्स जो है वो एक्सियम 2 आ रहा था। इसका जो कन्वर्स था वो एक्सियम 2 आ रहा था। तो इसका कन्वर्स क्या था कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो अब इसके लिए ना थोड़ा सा मुझे स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। दो एडजेसेंट एंगल तो ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन अब बोल रहा है कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो क्या होगा। पहला वाला बोलता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड कर रहा है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये पहला ये स्टेटमेंट बोल रहा है। एक्सियम 2 में अब क्या बोल रहा है कि हमको नहीं पता कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं। पहला बोल रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो अगर रे स्टैंड कर रहा है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो कन्वर्स में क्या होगा, अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा ही आना चाहिए कन्वर्स स्टेटमेंट। हम लोगों ने कन्वर्स बनाना सीखा था, है ना। तो इसमें ना हमको थोड़ा सा ये पी वाले पार्ट को चेंज करना पड़ेगा जब हम कन्वर्स स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो क्या है, इसीलिए मैंने डायग्राम इस तरह बनाया। तो अब अगर सम 180 डिग्री होगा तो ये दोनों जो है ये दोनों कैसा आर्म है, अपोजिट आर्म है। ये नॉन कॉमन आर्म है ना, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। तो जो ये सेकेंड वाला एक्सियम बोल रहा है कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ऐसा नहीं होगा, इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो तुम देखो अब बिल्कुल ये दोनों मैच कर जाएगा। तो एक्सियम 2 जो है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्सियम 2 लिखेंगे इफ द सम ऑफ, हाँ, इफ द सम ऑफ adjacent angle is 180 degree, हाँ एंगल then इज the 180 opposite डिग्री, arc is a straight line. हाँ, देन नॉन कॉमन आर्म, अपोजिट आर्म की जगह पे बेहतर वर्ड है नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। A क्या straight line. समझ में आया ये दूसरा वाला एक्सियम? Yes, sir. ठीक है। तो ये दोनों हमारे एक्सियम है, इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में देखा था व्हाट इज एक्सियम। सो दोज स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, दे आर ट्रू एवरीवेयर। सो ये दोनों एक्सियम जो है मेरा ट्रू है, हमको इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये दोनों एक्सियम हो गया। ये ध्यान रखना, ये एक्सियम कब यूज करेंगे, जब एक रे पर एक लाइन पर एक रे स्टैंड कर रहा है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम इस एक्सियम का यूज करेंगे। और इस एक्सियम का यूज हम कब करेंगे, जब हमको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने की जरूरत है। जब हमको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने की जरूरत होगी तो हम इस वाले एक्सियम का यूज करेंगे। तुम्हारे बुक में ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा एक्सियम कब यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कल जो था हम लोगों ने बहुत सारा टर्म पढ़ा था ना। एंगल, एंगल में नॉन कॉमन आर्म, वर्टेक्स, कॉमन आर्म, फिर एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था। ये सारा सबको याद है? Yes, sir. यस सर। सर ओके, आज हम लोग कुछ और भी टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स।
कोई बताएगा व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? ये हम लोगों ने बहुत बार डेफिनेशन देखा है। कोलिनियर पॉइंट्स का क्या डेफिनेशन है? किसी को याद है? If three or more Those points points lie on which the same line, they are called collinear points. यस, दोज पॉइंट्स नहीं, ये हम स्टेटमेंट में नहीं बोलेंगे। दोज पॉइंट, 3 और मोर पॉइंट। तुम देखो एक पॉइंट कोलिनियर है या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पॉइंट हमेशा एक लाइन लाई करेगा। 2 पॉइंट से हमने पढ़ा था यूक्लिड एक्सियम में, एक पोस्टुलेट था कि 2 पॉइंट दिया हुआ है तो एक ही स्ट्रेट लाइन पास करेगा। प्रॉब्लम कब होगी? जब 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास भी कर सकता है, नहीं भी पास कर सकता है। इन तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन नहीं पास करेगा ना। तो कोलिनियर यही बोलता है कि वैसे पॉइंट तो तो एक ही लाइन पे लाई करें, बट वैसे कितने पॉइंट? क्वेश्चन राइज होता है वैसे कितने पॉइंट 3 होने से चाहिए? अधिक। तो एक पॉइंट नहीं होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक। 3 पॉइंट में दिक्कत होगी, 4 पॉइंट में दिक्कत होगी, 5 में दिक्कत होगी, 6 में दिक्कत होगी। 1 और 2 में दिक्कत नहीं होगा। 1 पॉइंट भी हमेशा लाइन पर लाई करेगा, 2 पॉइंट भी हमेशा लाइन पे लाई करेगा। बट 3 पॉइंट अगर है तो तीनों पॉइंट जरूरी नहीं कि एक पॉइंट पे लाई करे। तो जब कोलिनियर पॉइंट्स का हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे ना, तो डेफिनेशन में हम लोग क्या देंगे? 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स are called collinear if they lie lie on on a a straight line. straight सेम line। लाइन। और हाँ, क्या बोले straight line, सर? एक ही लाई ऑन एक अ स्ट्रेट लाइन मैंने बोल दिया ना, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरा तीनों पॉइंट क्या होगा या चारों पॉइंट क्या होगा? नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, नॉन कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं सर होगा। फिर से बता तो अब दीजिए। तुम हाँ हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? फिर से बता दीजिए। सर मेरे 3 को भी और समझ नहीं आ रहा है। 3 और 3 से अधिक पॉइंट को हम कोलिनियर बोलेंगे जब वो एक ही स्टेट सर लाइन पे बोर्ड रहते हैं। नहीं यानी दिख यहाँ रहा। बोर्ड नहीं दिख दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूं? 3 पॉइंट को कोलिनियर या 4 पॉइंट को कोलिनियर बोलेंगे जब हमको एक ऐसा लाइन मिल जाए जो तीनों से पास कर रहा हो, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और अगर हमको ऐसा लाइन मिल रहा है जो चारों से पास कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये चारों पॉइंट मेरा कोलिनियर है। बट कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं, 3 पॉइंट जो कोलिनियर नहीं है। अब तुम मुझे बताओ इन तीनों पॉइंट से कौन सा स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है? नहीं पास कर सकता है ना। तो ये तीनों पॉइंट मेरे कोलिनियर नहीं होंगे, तब इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर। तो तुम मुझे बताओ एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे 3 कोलिनियर पॉइंट चाहिए या नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए? Non-collinear point. नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर। इसीलिए जब अब ध्यान रखना, सिर्फ ये बोलना गलत है। अगर तुम बोलोगे कि टू ड्रॉ अ ट्रायंगल वी नीड 3 पॉइंट, दिस इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है ना, ये कंप्लीट नहीं है। पूरा सही स्टेटमेंट क्या होगा? टू ड्रॉ अ ट्रायंगल वी नीड 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये मेरा मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। हाँ, Yes, sir. जब भी बोला जाए, तुमसे पूछा जाए कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे कितना पॉइंट चाहिए, तो तुम सिर्फ बोल दोगे कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। तो तुमको कोई बोल देगा कि ठीक है, मैं तुमको ये 3 पॉइंट दे रहा हूं, मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाओ, तो तुम एक ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर पाओगे, बिकॉज दिस 3 पॉइंट्स आर बोलेंगे कोलिनियर। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से बनेगा। हाँ, सो टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल वी नीड 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये मेरा पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes. Yes, sir. यस सर। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल सब कोई जानते हो ना? Yes, sir. एक्यूट एंगल, Yes, sir. राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, Right obtuse रिफ्लेक्स angle, एंगल, Straight angle, reflex angle. कंप्लीट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ओके, Straight रिफ्लेक्स angle, एंगल। reflex angle. हाँ, कंप्लीट थोड़ा एंगल। सा नाम, थोड़ा सा एंगल के नाम पे आते हैं। एंगल के नाम में 0 कभी degree कभी हम लोग angle. गलती, ठीक है, तो नाम पे आते हैं और नोटेशंस पे। मैं जस्ट एक रिकॉल कर दे रहा हूं, अगर किसी एंगल में ऐसे नोटेशन दिया हुआ है, तो ये नोटेशन किसका है?
राइट एंगल राइट एंगल राइट राइट एंगल एंगल ट्रायंगल राइट एंगल नहीं, ट्रायंगल नहीं, एंगल। ये नोटेशन अगर कहीं है ऐसा, तो ये नोटेशन बताता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये ऑटोमेटिक ध्यान रखना। ठीक है, ये नोटेशन किसका है? लीनियर पेयर परपेंडिकुलर नहीं, ये नोटेशन परपेंडिकुलर का नोटेशन है, यस सर परपेंडिकुलर का यस नोटेशन है। सर ठीक है, अगर लिखा हुआ है L1 इज, ऐसे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? L is लाइन 1 perpendicular इज to L परपेंडिकुलर टू लाइन लाइन 1 L2, परपेंडिकुलर टू यानी कि लाइन दो लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों लाइन के बीच में L1 और L2 दोनों लाइन के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 90 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इस नोटेशन को भी ध्यान रखना। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का नोटेशन है। ओके, सो ये तो हो गया राइट एंगल से रिलेटेड वर्ड। अब एक और जो जनरली प्रॉब्लम आता है वो देख लो। ओके, सपोज ये है AOB, तो यहां पे देखो दो तरह के एंगल बने हुए हैं। अगर इस एंगल को लेंगे तो एक्यूट एंगल, और इस एंगल को लेंगे तो ये एंगल कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर हम ऐसे अगर एक नाम लिख रहे हैं AOB, तो ये कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ये ध्यान रखना। एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल, इसी दो को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है और तुमको दिख रहा है कि AOB, अब कंफ्यूजन में आ जा रहे हो कि इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है, अब ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो हमेशा ये एंगल जो है या तो एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा या तो ऑब्ट्यूस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेकिन तब ये भी तो एंगल है, इस एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल है, तो इसी AOB के आगे अगर हम ऐसे लिख दें रिफ्लेक्स एंगल AOB, तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? बाहर इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा। समझ में आया? रिफ्लेक्स एंगल का नाम कैसे लिखोगे? ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, तो अगर रिफ्लेक्स एंगल का नाम तुमको कहीं लिखने के लिए आ रहा है तो एंगल लिख दो एक्यूट एंगल, उसके आगे अगर तुम रिफ्लेक्स वर्ड यूज कर दोगे तो अब ये जो है इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्स एंगल AOB, ये वाला एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ एंगल AOB लिखा रहता तो ये इसको अंदर वाला को रिप्रेजेंट कर रहा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना तुम लोग। तो नाम में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, अब एक थ्योरम पे आते हैं। ये तो हो गए हमारे सारे, तो हम लोगों ने जितना टर्म था तुम्हारे बुक में लगभग सारा कवर कर लिया। अब हम लोग दो एक्सियम पढ़ लिए, ध्यान रखते जाना कौन कौन सा एक्सियम, क्योंकि एक्सियम का यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चंस बनाने में या थ्योरम को प्रूफ करने में। तो अब आते हैं हम थ्योरम। तो कभी कभी एग्जाम में एक्सियम या थ्योरम भी आता है लिखने के लिए या प्रूफ करने के लिए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। सो अब आते हैं हम लोग थ्योरम पे। ये थ्योरम क्या बोलता है? If two straight line intersect, each other, then vertically opposite angles are equal. Then vertically opposite angles are equal. अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? क्योंकि जब तक हम वर्टिकली अपोजिट एंगल पहचानेंगे नहीं, हम नहीं बोल सकते कौन एंगल किसके बराबर होगा। तो पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। तो इसके लिए दो लाइन को कट करना पड़ेगा। ये दो लाइन कट कर रहा है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे पहचानोगे वो देखो। अपोजिट वर्ड है और वर्टिकली वर्ड है, यानी कि अब जैसे देखो यहां पे कितने एंगल बन रहे हैं? एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चार एंगल, 1 2 3 4। तो पहला एक चीज ध्यान रखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल जब भी बनेगा तो वही एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे जिसके वर्टेक्स कॉमन है।
ठीक है। और जो कि अब जैसे मान लो मुझे 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल खोजना है, तो इस कॉमन वर्टेक्स तो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। 2 के साथ कॉमन वर्टेक्स 1 का भी है, 2 के साथ 1 कॉमन वर्टेक्स 3 का भी है, और 2 के साथ कॉमन वर्टेक्स 4 का भी है। तो 1 4 3 में से ही कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। अब कौन होगा, कौन होगा वो हम लोग अब देखते हैं। तो इसके लिए कैसे पहचानेंगे, हाँ पहचानना सीखो, वो इंपॉर्टेंट है। तुम देखो कि एंगल 2 के लिए आर्म कौन है। एंगल 2 के लिए आर्म है OA और OB, नाम दे देते हैं, मान लेते हैं। एंगल 2 के लिए आर्म का काम कौन कर रहा है, OA और OB। अब तुम देखो OA और OB के पीछे चले जाओ, इसको तुम पीछे की ओर एक्सटेंड करो, तो तुम देखो कौन सा एंगल बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों आर्म को, जिस जो एंगल 2 को बना रहा है उसके साथ अगर हम पीछे जाएंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल 4 बनेगा ना। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। समझ में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे पहचानोगे। Yes, sir. इसी तरह एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एंगल 1 जो है वो किस दो आर्म से बना हुआ है, इन दोनों आर्म से बना हुआ है। तो इन दोनों आर्म से हम पीछे की ओर जाएंगे, तो पीछे की ओर जाएंगे तो कौन सा एंगल बन रहा है। सर बोर्ड नहीं बोर्ड दिख क्लियर नहीं दिख रहा है। ब्लर्ड हो गया। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक, अभी ठीक है। नो सर। नो सर। नो सर। देखो सर ठीक है। ओके, सो अब एंगल 1 का हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल खोजना है, तो हम क्या देखेंगे कि एंगल 1 का आर्म कौन है। एंगल 1 का आर्म ये दोनों है, तो इससे तुम इसके पीछे जाओ। सर नहीं तो दिख रहा है पीछे जाओगे बोर्ड। तो कौन सा बनेगा, बोर्ड है क्लियर। समझ गए हैं सर। बोर्ड ब्लर्ड हो गया। हाँ नहीं नहीं ठीक है, लेकिन बोर्ड नहीं दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना अभी। यस सर। ठीक है, यस सर। यस नो सर नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है। सर दिख रहा हूँ। सर दिख रहा। सर ब्लड दिख है रहा अभी है। भी या दिख रहा है? सर आ गया। दिख रहा है। ओके, तो दिख रहा है। मैंने क्या बोला कि वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर खोजना है तो एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे खोजोगे, उसके आर्म को तुम देख लो। हाँ उसके आर्म को देख लो, उसी आर्म से अगर तुम पीछे चले जाओ, जो एंगल फॉर्म होगा उसी आर्म के पीछे जाने से वो मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल बनना हमको खोजना है, तो इसी से हम पीछे की ओर जाएंगे। तो पीछे की ओर जाएंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, 3। तो 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, 3। 2 का 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, 4। 3 समझ में आया 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे पहचानोगे। 4। यस ठीक है, यस अब सर। मैं एक डायग्राम दे रहा हूं। हाँ अब मैं एक डायग्राम दे रहा हूं, ठीक है। उस डायग्राम में हम लोग खोजेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या क्या है। O A B C D E F। ओके, सो मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा और कोई नहीं देगा। AOD। अंजलि क्लास में है? यस सर। आवाज आ रही है मेरी अंजलि? यस सर। हाँ मुझे बताओ AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है। AOD, AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, अंजलि बताओ। AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा। अंजलि बताओ AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा।
AOB हाँ बोलो अंजलि। AOB AOB। ओके, सो यू आर टेलिंग मी वर्टिकली अपोज, हाँ एक मिनट, AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल AOB बोल रही है, ठीक है। दुर्गा, 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 यस सर। आवाज आ रही है दुर्गा? हाँ मुझे बताओ AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा दुर्गा बताओ? सर EOF। हाँ बोलो दुर्गा। सर EOF। EOF होगा। EOF। अच्छा ठीक है। मेधा, मेधा, यस सर बताओ AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा बताओ? DOC। देखो मैंने तीन बच्चों से पूछ, तीन बच्चों ने अलग अलग नाम मुझे बताया है। सर हम बताएं। ओके स्नेहा, सर बताएं। सर हम स्नेहा, बताएं। हाँ एक मिनट रुक जाना। यस स्नेहा, सर। AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? AOC। हाँ बोलो, एक मिनट रुक जाना ओम। हाँ बताओ सर AOD का AOC। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? सर AOC। AOC। ओके AOC। देखो चौथा, चौथा अलग, चौथा आंसर मिला है मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। सर हम बताएं। संजना, संजना, यस यस सर। हाँ मुझे बताओ AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? DOA DOA, ये पांचवा अलग आंसर है। बताएं हाँ हाँ बताओ शिवानी। सर हम बताएं हाँ बताओ मेधा बताओ। FOC COB। FOC, ये छठा अलग आंसर है। सर हम अच्छा बताएं। कितने लोग बता सकते हैं? सर AOB। जस्ट रेज योर हैंड। आराम बता सकते हैं। हम भी सर। AOE, AOB। ओके COF। दो लोग, तीन लोग। ध्रुव, ध्रुव, सर हम ध्रुव। स्टूडेंट। सर बताएं क्या? हाँ अच्छा ध्रुव से मैं पहले, हाँ एक मिनट तुम ध्रुव बताओ मुझे, ध्रुव मुझे बताओ कौन होगा AOD के वर्टिकली अपोजिट एंगल? हाँ AOD का सर। सर बोर्ड नहीं दिख रहा AOD का, AOD ये AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? सर BOC। FOC। एंगल FOC। यस सर वही एंगल होगा। क्या बोल रहे हो ध्रुव? सर फिर से बोलो। AOB होगा। एंगल FOC। AOB होगा। तुम लोग को मैंने जो कॉन्सेप्ट सर बताया था हम बोले वर्टिकली अपोजिट एंगल सर का, कोई भी नहीं होगा। सर FO। अब बताओ। सर अगर अच्छा कोई भी संजना नहीं बोलो। होगा नहीं होगा सर। सर थोड़ा साइड हटिए नहीं हम बताते होगा, हैं। ये आंसर है, नहीं होगा। अगर DC और AOD का A वर्टिकली स्ट्रेट क्योंकि लाइन है अपोजिट, DOC तब। सर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट नहीं लाइन है है ये नहीं है। यस सर। सर आपका वॉइस रुक गया। मैंने तुम लोग, तो फिर तुम लोग मुझे आंसर दे रहे थे ना, रुक गया? सर अब आ रहा है ना है। आवाज? यस सर। ओके दिख रहा तो मैंने नहीं सर वहाँ I- पर। एक मिनट आवाज नहीं, मैं बता दे रहा हूं। मैं तुमको क्या बोला था, AOD का अगर मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल खोजना है तो मुझे ये जो आर्म है ना, इसे पीछे आना पड़ेगा। तो जरा तुम पीछे आओ, इससे तो हम पीछे आ गए इस वाले स्ट्रेट लाइन में। इसमें अगर
इसमें अगर ये पीछे टेढ़ा आते चल तो गया है लाइन। 1 मिनट में बीच में मत इंटरप्ट करो ना, मैं समझा दे रहा हूं अभी तक। अब अगर मैं इससे पीछे आऊंगा तो पीछे मैं आ पाऊंगा क्या? पीछे आ पाऊंगा क्या? नो नो सर। नहीं, नो सर। स्ट्रेट पाथ मुझे नहीं मिल रहा है ना, यानी कि AOD का मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा ही नहीं। जरूरी नहीं कि हर एंगल का, मैंने तुमको पूछा बोला है ना कि जो आर्म दिया हुआ है उस आर्म से तुम पीछे आओ। पीछे आने पे जब जो आर्म से पीछे आओगे अगर एंगल बन रहा है तो वो मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। बट इससे अगर हम पीछे आएंगे, इससे तो पीछे आ गए, इससे हम कहां पीछे जाएंगे? स्ट्रेट लाइन में पीछे नहीं जा पाएंगे ना, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनेगा। अगर इसका पूछा होता मैंने तो तुम बताते। तुम देखो, इससे अगर हम पीछे आएंगे तो इससे ऐसे पीछे आ गए, और इससे हम पीछे आएंगे तो इससे ऐसे पीछे आ गए, EOF। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा? ये होगा, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका भी नहीं होगा। सर नहीं होगा। इसका भी नहीं नहीं होगा। होगा। यस राइट। कैसे? नहीं होगा। पीछे आओ, इससे तो पीछे आ गए, लेकिन इससे पीछे आ पाओगे क्या? नहीं आ नो पाओगे ना। सर। नो नो तो सर। इसका भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हमको नहीं मिलेगा। समझ में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे पहचानते हैं? यस सर। यस सर। तो ऐसा नहीं है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर दिया, अगर एक एंगल दिया हुआ है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम, मैंने क्या बोला है, सिंपल आइडेंटिफाई करने का तरीका है। जो आर्म से एंगल बना हुआ सर है बोर्ड इसका ब्लड तुम दिख रहा वर्टिकली है। अपोजिट है। बोर्ड सर ब्लड दिख रहा बोर्ड है? नहीं दिख रहा है। ओके, अभी ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। तो पहचानने का यही सिंपल तरीका है, तुम उस आर्म से पीछे आओ। अगर तुम पीछे आओगे, अगर एंगल बनेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा, एंगल नहीं बनेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं मिलेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। नो सर। ओके, अब अपने इस थ्योरम में आते हैं। ये थ्योरम क्या बोलता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों? ये थ्योरम है ना। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा सर है? बोर्ड ब्लर दिख रहा है। लेकिन बोर्ड ब्लड दिख रहा है। सर बार बार स्क्रीन अब ऑफ हो जाता है। हाँ, मेरे ख्याल से आज नेटवर्क इशू है लगता है। अभी ठीक है बोर्ड? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। नहीं 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 नहीं, हाँ नेटवर्क मेरे ख्याल से इशू है, ये लो आ गया है, जैसे मिनट। हाँ अभी ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो अब ये थ्योरम है, तो इस थ्योरम को हमको प्रूफ करने की जरूरत है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत है हमको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब हम लोग इसके प्रूफ पे आते हैं। तो पहले तो एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल है OABCD। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, अपने क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है वो लिखो। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल AOB, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या आएगा? एंगल COD आएगा। तो AOB और एंगल COD बराबर है, ये हमको प्रूफ करना होगा। दूसरा, एंगल AOD और एंगल BOC ये दोनों बराबर होगा। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, यस सर। ये दोनों बराबर होगा। ये हमको प्रूफ करना होगा। समझ में आया तुम्हारे क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये करें थ्योरम सर। है। थ्योरम का यूज डायरेक्टली क्वेश्चन में कर सकते हो। यस ठीक है, सर। थ्योरम को हमको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम हम एक बार प्रूफ कर दिए तो हम क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। तो हमको प्रूफ करना है ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये थ्योरम यही बोलता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैं क्या है ना, थोड़ा सा नोटेशन यूज कर रहा हूं। इसका नाम 1 दे दे रहा हूं,
इसका नाम 2 Two. दे दे रहा हूँ, इसका नाम 3 दे दे रहा हूँ, इसका नाम 4 दे दे रहा हूँ। तो इसका मतलब हमको एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 को जो है एंगल 4 के बराबर दिखाना है। ये या बता दूं, ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, सेम मीनिंग है। Yes sir. Yes, sir. ओके, अब जो है वो हम लोग प्रूफ पे आते हैं। अब हम लोग जो है प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ Sir, देखो, try करें। एक एक करके आते हैं। अब जो अभी तक हमारे पास जो टूल है वो क्या है? एक्सियम है। एक्सियम के अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो पहला एक्सियम देखो, तुम पहले हम एक को लेके चलते हैं। मान लेते हैं हम एंगल 1 और 2 को बराबर दिखाते हैं। इसको हम पहले बराबर दिखाते हैं, इसको अभी नहीं। एक बार में एक ही को बराबर दिखा पाओगे। एंगल 1 और एंगल 2 को हम Yes sir. पहले कोशिश करते हैं कि बराबर दिखाएं। तो एंगल 1 यहां पर है, एंगल 2 यहां पर है। अब तुम या तो 3 का यूज करो या तो 4 का यूज करो, फिक्स कर लो। तुम देखो 1 से 2 पे कैसे आ सकते हो? ऐसे आ सकते हो या तो ऐसे आ सकते हो। तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम ऐसे आना चाहते हो या ऐसे आना चाहते हो। कोई एक, या तो ये पाथ ले लो या तो ये पाथ ले लो। मान लो हम ये वाला पाथ ले रहे हैं, तो तुम इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब तुम ये देखो, इस वाले क्वेश्चन में मेरा पहला वाला एक्सियम लग रहा है क्या? Yes sir, लग रहा है। If a ray Yes, sir. Stands on a then the line. sum of adjacent Sum of two angles so adjacent form angle is 180 degree. 180 डिग्री। यहाँ पे हम एक्सियम Yes, sir. 1 यूज कर सकते हैं ना? First लगा। तो हम अब प्रूफ में लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख सकते हो? Yes sir. नहीं, लीनियर पेयर नहीं, एक्सियम। Linear नहीं, वैसे नहीं लिखा है। एक्सियम, हाँ। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ Sir, हम बताते हैं। एंगल्स ऑफ फॉर्म। हाँ बताओ। DOB is a straight line where OE is a ray which stands on line DOB where angle 1 हाँ। equal angle 1 जोड़ angle 3 equal 180 degree by linear pair. यस, ये लिख सकते हो। एक्सियम का हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। मगर आप तो बोले थे कि एक्सियम नंबर वाइज नहीं होता है। हाँ, एक्सियम नंबर वाइज नहीं होता, इसलिए तो मैंने बोला एक्सियम का। तब यहाँ पर एक्सियम का नंबर क्या है लिखेंगे? एक्सियम का नंबर नहीं लिखेंगे, मैंने बोला स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट। यस सर। यस, ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. एंगल 1 और एंगल 3 का यूज कर लिया। हम ऐसे आ रहे हैं, अब हमको 2 भी लाना पड़ेगा क्योंकि हमको एंगल 1 और 2 को चाहिए। तो अब ऐसे देखो डायग्राम को, इसको भूल जाओ। अब इसको भूल जाओ, फिर से सेम डायग्राम आ रहा है। देखो, यस सर, आ रहा है सर। If a ray stand on a line, then sum of adjacent angles so formed is 180 degree. इसको अगर हम भूल जाएंगे तो तुम देखो फिर से वही केस आ रहा है ना। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? ये लाइन है और ये मेरा एक रे है जो एक लाइन पे स्टैंड कर रहा है। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा सेम मेथड से। तो अगेन हम इसको लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन। यस सर। अब तुम देखो, तुमको एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर दिखाना था, तो एंगल 1 भी हमारे पास आ गया, एंगल 2 भी हमारे पास आ गया। तो अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3 एंगल लिख सकते हैं। यस सर, क्योंकि लिखेंगे एग्जियम में पढ़ें कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑलवेज इक्वल। यस, इसमें भी रीजन। अब देखो हम लोग यूक्लिड एक्सियम का एक एक करके यूज कर रहे हैं। यस सर, कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे यही रीजन आएगा ना। एक्सियम था हमारे पास। यस सर। यस सर, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। एंगल दिन कट जाएगा। Yes, sir. रुक दो। यहाँ पे मैंने y लिख दिया है, तो रीजन तुमको देना पड़ेगा क्यों। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3। नाउ वी कैन से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यस सर। क्यों? कौन बताएगा रीजन? सर एक रीजन कौन बताएगा? सर
एंगल तीन दोनों में इक्वल है सर। सर हाँ एक्सियम का बोलो कन्वर्ट इफ थिंग्स एक्सियम नहीं, हाँ बोलो बोलो आनंद बोलो। सेम थिंग्स आर एडेड ऑन द बोथ साइड। नहीं यस सर। नहीं सेम थिंग एडेड नहीं, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। हाँ सर इतना हमारे लिखना पास एक पड़ेगा। एग्जाम है ना, हम दोनों साइड क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंगल 3 -3 माइनस एंगल 3। पोस्टलेट क्यों पढ़े हो या यूक्लिड एक्सियम क्यों लिखे हो पढ़े हो? हाँ तो कौन सा एक्सियम यूज कर रहे हैं, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, ये रीजन आएगा। दैट्स आर सेम। इसके पीछे भी तुमको रीजन लिखना Yes. होगा, एंगल 1 और एंगल 2 क्यों बराबर आएगा। तो तुम देख रहे हो हर ऑलमोस्ट हर लाइन में मेरा यूक्लिड एक्सियम यूज हो रहा है ना। यस सर पूरा यूज हो रहा है। यस सर। तो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस तुमको अब पता चल रहा है कि उस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर क्यों हम लोग ज्योमेट्री जो पढ़ रहे हैं वो यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं कहीं ना तो कहीं वो यूक्लिड से रिलेटेड है, ठीक है, बिकॉज ऑल दीज आर यूक्लिडियन ज्योमेट्री। सो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है तो ऑब्वियस सी बात है यूक्लिड का जो भी एक्सियम और पोस्टुलेट है हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री में यूज करेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 प्रूफ हो गया, सिमिलरली तो हो जाएगा वर्टिकली वैसे अपोजिट ही। एंगल्स आर इक्वल। तो अब तुम्हारा Then angle होमवर्क 3 रहेगा कि 3 और 4 को इक्वल दिखाना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, बन जाएगा सबसे। यस सर। सर यस सर। कैसे बनाओगे, मैं एक आइडिया दे रहा हूं, तुम देखो 3 और 4 पे तुम ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, वो तुम डिसाइड कर लो कि तुमको कैसे जाना है। अगर 3 4 से ऐसे जाना है तो हम एक बार 2 और 4 का यूज करेंगे और 2 और 3 का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे इसमें हमने यूज किया था। तो सेम कॉन्सेप्ट से तुम डिसाइड कर लो कि तुम 3 और 4 को इधर से रिलेट करना चाहते हो या इधर से रिलेट करना चाहते हो, उसके बेसिस पे तुम सॉल्यूशन को लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल दिखाना। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो नो सर। सर। सबको ओके। सो हमने 2 एक्सियम पढ़ लिया, एक थ्योरम पढ़ लिया। थ्योरम बोलता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको बनाने के लिए जो भी टूल चाहिए था हमको वो हमने पता कर लिया, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। सब अपना बुक खोल लो, बुक देखो, सब कोई अपना बुक देखो। एक्सरसाइज सर। हाँ एक्सरसाइज 6.1। अब हम या तो एक्सियम का यूज करेंगे या तो थ्योरम का यूज करेंगे या तो फिर यूक्लिड एक्सियम और पोस्टुलेट का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने के लिए। मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दे रहा हूं, ठीक है। ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 6.1 का। एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। ये डायग्राम है, ई बी ओ सी ए डी। क्या बोल रहा है, लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी इसका सम और बी ओ ई इसका सम दे रखा है 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है। तुमसे बोल रहा है कि एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल बी ओ ई का वैल्यू क्या होगा, ये हमको पता करने बोला है।
तो अब सॉल्यूशन पे आओ। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक्सियम और थ्योरम का, उसका यूज करेंगे। तो तुम देखो बीओडी कहां पर है, बीओडी यहां पर है। ये मेरा कितना है सर? हाँ सर, हाँ बोलो। रिफ्लेक्स एंगल सीओई बोल रहा है। रिफ्लेक्स एंगल सीओई। ओके सॉरी, सीओई नॉट बीओई, सीओई। हाँ सीओई। ओके, सो ये 40 डिग्री है। तो अब तुम देखो तुम्हारे पास एक्सियम है और थ्योरम है। तो तुम देखो यहाँ पे ये 40 डिग्री है, तो मेरे दिमाग में वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा? तो हम पीछे जाते हैं, इससे पीछे गए तो ये आया, इससे पीछे गए तो ये आया। तो ये वाला एंगल भी मेरा 40 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी मेरा 40 डिग्री होगा। यस सर। ओके, तो यहाँ पे अब लिखेंगे एंगल, लिखोगे कैसे? एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल एओसी। रीजन बाय वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना? सो वर्टिकली अपोजिट इक्वल। हाँ आर इक्वल, ये रीजन होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गया। बीओडी का वैल्यू दिख रहा है, बोर्ड ब्लड दिख रहा है। यस सर। जस्ट अ मिनट। यस सर। अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस सर। अब तो Yes, एंगल sir. बीओडी का वैल्यू 40 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं ना एओसी का भी वैल्यू 40 डिग्री होगा। यस यस सर। अब एओसी का वैल्यू 40 डिग्री है। अब जरा इसको गौर करो, एओसी का वैल्यू 40 डिग्री है तो बीओई का वैल्यू निकल जाएगा 30 डिग्री। इसमें हम इसको पुट कर निकल देंगे, जाएगा सर। 40 प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बीओई का वैल्यू क्या आएगा? 30 डिग्री। तो हमको ये वाला एंगल भी पता चल गया, ये वाला एंगल भी पता चल गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल 40 डिग्री, ये वाला एंगल 40 डिग्री। अब जो पूछा है उस पे आते हैं। पूछा है उसने बीओई, बीओई का वैल्यू पता चल गया, इसका आंसर पता चल गया 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब आते हैं इस पे, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई कौन सा होगा? हमने इसको पढ़ा है। तो सीओई पहले पहचानो, सीओई कहां पर है? सीओई कहां पर है? सी ओ ई, ये वाला एंगल सीओई है। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई का कौन सा होगा सर? वो ये वाला होगा ना? है, सीओई नहीं। सीओई वो है। सीओई है सर, सॉरी सीओई, सीओ एक ओके, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बाहर निकलेगा। सीओई मेरा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल सीओई है ना? यस सर। तो रिफ्लेक्स एंगल इसका कौन सा होगा? इसका रिफ्लेक्स एंगल यही होगा। यस सर। तो अब तुम ये देखो कि अगर मेरे को सीओई का वैल्यू पता चल जाएगा तो 360 में से इसका वैल्यू माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा ना, रिफ्लेक्स का। यस सर। यस सर। तो तुम्हारा एम होगा कि इस सीओई का वैल्यू हम कैसे पता करें, इस सीओई का वैल्यू हम कैसे पता करें। ठीक है, तो ये हमारा, हाँ अब यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को देखो। यहाँ पे थोड़ा सा देखना, क्योंकि यहाँ पे भी जनरली कभी कभी हम लोग गलती करते हैं, तो इस चीज को देखना कि यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्यूशन को लिख रहे हैं। तुम देखो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे दो रे स्टैंड कर रहा है, तो एक्सियम तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। एक्सियम बोलता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही रे स्टैंड कर, दो रे स्टैंड कर रहा है ना। यस सर। यस सर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक रे को भूल जाएंगे। सर बोर्ड ब्लड दिख रहा है। थोड़े देर सर बोर्ड ब्लड दिख रहा है। यस सर। आज फिर नेटवर्क इशू हो गया है। अभी ठीक है बोर्ड? नो सर। नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। फिर खराब हो गया। देखो अभी फिर से सर दिख ठीक रहा। है, यस सर। दिख रहा है ना? यस दिख रहा है सर। सबको बोर्ड? ओके, तो तुम देखो तुम्हारा एम है इस सीओई का वैल्यू पता करना, तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ी देर के लिए इस रे को भूल जाएंगे।
इस वाले रे को भूल जाएंगे, लेकिन हमको पता है यहाँ पे दो एंगल बना, एक 40 डिग्री और एक सीओई। अब हम देखो एक्सियम का यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड कर रहा है, यस सर। तो इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई, इसको हमने एक एंगल मान लिया, ये वाला एंगल मेरा एक एंगल हो गया ना, और ये एंगल किसके बराबर है, एंगल एओसी और एंगल सीओई, दोनों का सम ये एंगल दे देगा। ठीक है, और इसको हमने यस। एक एंगल मान लिया प्लस एंगल बीओई। ऐसा हमने क्यों किया, एक्सियम को यूज करने के लिए, क्योंकि एक्सियम जो है वो एक रे के लिए है। एक लाइन पर अगर एक रे स्टैंड कर रहा है तो हम बोलते हैं कि दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है। इसीलिए हमने थोड़ी देर के लिए इसको भुला दिया, तो क्या हो गया, एक ही एंगल बन गया और दूसरा एंगल ये बन गया, तो हम यहाँ पे एक्सियम जो है वो इजिली यूज कर सकते हैं। तो हम ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एओसी का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री, सीओई का वैल्यू 40। हमको नहीं पता है, और बीओई का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। सर बाय लीनियर 180 पेयर ही डिग्री ना के होगा बराबर है 180 डिग्री। एक्सियम, एक्सियम, यहाँ पर लिखें। एक्सियम। इफ a ray stand on a line then sum लीनियर of पेयर लिख adjacent देंगे तो angles, गलत तो हो जाएगा हम सर। लीनियर पेयर मेरा एक्सियम नहीं है ना, लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा बट मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। अगर किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक्सप्लेन वैसे ही करोगे एक्सियम की मदद से। तुम समझने के लिए वहां यस। लीनियर पेयर लिख सकते हो, मैं अलाउ कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो जेन्युइन सॉल्यूशन है वो मेरा क्या होगा, एक्सियम का स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। तो अब तुम देखो यहां से सीओई का वैल्यू निकल जाएगा, सीओई का वैल्यू कितना आएगा, यस सर। 40, 40 180 प्लस minus 30 70. 70, 180 में से 10. 180, 110। 110 डिग्री, तो इस यस सर। इसका वैल्यू Yes, 110 sir. निकल गया। तो अब रिफ्लेक्स सीओई का वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई, यही होगा ना। यस। यस सर। Yes, sir. समझ में आया। तो 360 तो पता है, सीओई का वैल्यू 110 है ही हमको पता, तो रिफ्लेक्स सीओई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। सॉल्व हो जाएगा। यस सर। Sir, यस। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर एंगल ए और डी का भी तो हाँ वैल्यू खुशी क्या निकाल बोल कर रही है, रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू निकाल। ए ओ डी, हाँ इसका इससे भी निकाल सकते हो, एक और मेथड है, इसका एओडी वैल्यू का भी भी तुम वैल्यू निकाल लो। निकल जाएगा। ये लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से आ जाएगा, ये 40 है तो ये 140, और रिफ्लेक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। यस सर। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बलराज, यस सर। ठीक है, ठीक है, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड में से कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स को सॉल्व करने का एक मेथड नहीं है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन मेथड वैरी करता है, बट ये तुम देख लेना कि तुम जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो वो मैथमेटिकली और लॉजिकली करेक्ट हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉजिकली कहीं गलती हो रही है, सिर्फ मेरा आंसर आ रहा है तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बन जाएगा। यस। Yes, यस। sir. अब होमवर्क मैं दे दे रहा हूं क्लास। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। यस सर आवाज नहीं आ रही।
सर सर गए। सर सर लेफ्ट हो गए। क्लास को लीव कर सकते हो। लीव कर सकते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर ओके 2 और 3, ठीक है। सर यस सर।